सोचो एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां इंटरनेट मुश्किल से काम करता है, एटीएम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते और सरकार डेली लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल करती है। अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर एरिट्रिया में आपका स्वागत है। शायद ये सबसे अजीब कंट्री है जहां मैं कभी गया हूं। अगले 4 दिन में अकेला हूं, पूरी तरह से ग्रिड से बाहर, और लोकल से मिल रहा हूं जो फ्लुएंटली इटालियन बोलते हैं। Parlo benissimo l'italiano. दुनिया की बेस्ट कॉफी टेस्ट की, बहुत ही कमाल का स्वाद है। गांव के ऊंट बाजार को एक्सप्लोर किया। ये ऊंट अपनी जीभ से पानी पी रहा है। और एक गांव की ट्राइबल वेडिंग में एंजॉय किया। ये है लाइफ एक ऐसे देश की जो बाकी दुनिया से कट ऑफ है। और जैसे ही मैंने एयरपोर्ट पर लैंड किया, मुझे अपनी पहली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ये ऑफिशियली दुनिया का सबसे धीमा वीजा प्रोसेस है। मैं यहाँ 1.5 घंटे से हूँ। मैं एयरपोर्ट छोड़ने वाला आखिरी बंदा हूँ। भाई क्या हो रहा है? मैं बस अभी आता हूँ। जाहिर तौर पर प्रिंटर खराब है, लेकिन वे दूसरा प्रिंटर क्यों नहीं लेते या कोई बैकअप प्लान क्यों नहीं रखते? ट्रिप की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। 2.5 घंटे बाद भी वीजा नहीं मिला तो उन्होंने मुझे एक टेम्पररी पास दिया जो मुझे कल सुबह तक देश में रहने की इजाजत देता है, और फिर मुझे वापस एयरपोर्ट आकर फुल वीजा लेना होगा। मतलब क्या ही बोलूं मैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं अस्मारा में हूँ। आज का दिन काफी ठंडा है। दिन का पहला स्टॉप कॉफी। एरिट्रिया एक इटालियन कॉलोनी थी और वे यहाँ अपना कॉफी कल्चर लेकर आए थे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कॉफी का ओरिजिन है इथियोपिया, जो एरिट्रिया का पड़ोसी देश है। जब दोनों चीजें मिलती हैं तो शायद ये दुनिया की बेस्ट कॉफी वाली कंट्री हो। ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन कॉफी कप है जो मैंने पिया है। एक परफेक्ट मैकियाटो। बहुत कम लोगों ने एरिट्रिया के बारे में सुना है क्योंकि यहाँ टूरिस्ट को आने की परमिशन मिलती ही नहीं। सत्तावादी सरकार एक्सेस को सख्ती से कंट्रोल करती है और डिटेल्ड वीजा अप्रूवल्स मांगती है जो अक्सर बिना रीजन के डिले या डिनाई कर दिए जाते हैं। सभी ट्रैवलर्स को सर्विलांस का सामना करना पड़ता है और राजधानी छोड़ने के लिए स्पेशल परमिट्स चाहिए। कोई हैरानी नहीं कि कई लोग इस देश को अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया कहते हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्री प्रेस नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और मिलिट्री सर्विस लाइफ टाइम चल सकती है। फिर भी इटालियन कल्चर यहाँ कॉलोनियल टाइम से आज तक कायम है। वे लोग सिर्फ जलाटो या आर्किटेक्चर ही नहीं लाए, वे अपना रिलीजन भी लाए। आज रविवार का दिन है तो मैं सुबह सुबह यहाँ एक मास में पहुंच गया हूँ। एरिट्रिया मैनली एक क्रिश्चियन कंट्री है। सब बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे यहाँ का स्पिरिचुअल मोमेंट बहुत पसंद आ रहा है। सोचने वाली बात है कि यहाँ क्रिश्चियनिटी इतनी पॉपुलर है जबकि ये कंट्री सराउंडेड है मुस्लिम कंट्रीज से, जैसे कि इजिप्ट, सोमालिया और जिबूटी। ये सुपर फैसिनेटिंग है। यहाँ चर्च में जाना एक कूल एक्सपीरियंस है। ये बहुत कूल है कि वे ये सफेद कपड़े पहनते हैं जो उनके शरीर को कवर करते हैं, पुरुष और औरतें दोनों। ये कुछ बहुत यूनिक है। आपको अपने देश और कल्चर में क्या पसंद है? हिडन एरिट्रिया का कल्चर 9 एथनिक ग्रुप्स के बीच इंटीग्रेटेड है। जैसा तुम देख सकते हो, ये सबसे शांतिपूर्ण जगह है। आप यहीं से है, लेकिन अब कई सालों से आप यूएस में रह रहे हो, है ना? हाँ। यहाँ से वहां जाने में कैसा लगता है? मेरे लिए ये, जैसे मैं पर्सनली इसे सोशल मीडिया से डी क्लेंजिंग का टाइम कहता हूँ, और मैं इसे किसी कमी की तरह नहीं देखता। जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एरिट्रिया में वाईफाई पाना मतलब वापस 90 के दशक में जाना। आप इंटरनेट कैफे में जाते हो, $2 देते हो और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है पासवर्ड के साथ। कनेक्शन इतना स्लो है कि एक ईमेल भेजने में कई मिनट लग जाते हैं। ये उन कई तरीकों में से एक है जो दिखाता है कि एरिट्रिया सचमुच पुराने समय में चल रहा है। यहाँ अगर आप मॉर्गेज लेना चाहो तो नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मनी लोन्स नहीं। एरिट्रिया 100% कैश ऑनली सोसाइटी है। इसका मतलब है कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं, कोई बैंक ट्रांसफर्स नहीं, कोई मनी एप्स नहीं। हर चीज के लिए कोल्ड हार्ड कैश यूज करना पड़ता है, जो कि काफी क्रेजी है। मैं अस्मारा एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरे ड्राइवर ने मुझे मेरा पासपोर्ट और वीजा दिया जो उसने एयरपोर्ट से लिया था। फाइनली लीगल फील हो रहा है। अब हम एक रेट्रो बॉलिंग एली और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं जहां सारे लोकल्स हैंग आउट करते हैं और ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन से 1950 के दशक में चले गए हों। ये जगह काफी कूल है। यहाँ एक वीडियो गेम सेक्शन है। लोग बिलियर्ड्स और बॉलिंग खेलने आए हुए हैं। ओह, यहाँ देखो, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हैं पुराने इटालियन आदमियों की जो यहाँ एरिट्रियन आदमियों के साथ बॉलिंग कॉम्पिटिशन्स में थे। ये देखना काफी कूल है। तो इस पूरी बिल्डिंग में कुछ भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। यहाँ आज भी सब कुछ मैन्युअली होता है। स्कोर को हाथ से लिखा जाता है। जब पिन्स गिरते हैं तो वहाँ पीछे एक छोटा बच्चा वापस पिन को उनकी जगह पर रखता है। इस गेंद को तो देखो, ये यहाँ से टूटी हुई है। एक गिरा। ये बॉलिंग एली और स्पोर्ट्स रिक्रिएशन सेंटर एरिट्रिया की सबसे मजेदार जगहों में से एक है। ये इतना विंटेज और ओल्ड स्कूल है कि लगता है जैसे आप 50 साल पीछे चले गए हों। तो ये लोग रशीदा ट्राइब से हैं। बॉलिंग खेलोगे? ये एरिट्रिया
ये 16 साल का है और शादीशुदा है। तुम्हारी शादी को कितना वक्त हुआ? 4 महीने हो गए। 16. तुम कितने साल के हो? मैं 15 साल का। तुम्हारी मंगेतर है? हाँ, हाँ। मेरी एक पत्नी है, लेकिन मैं 33 साल का हूँ। मैं अब बॉलिंग एली के पीछे के हिस्से में जा रहा हूँ, जो यहाँ का सबसे मजेदार और रोमांचक हिस्सा है, जहाँ बच्चे हाथों से पिन लगाते हैं और गेंदों को वापस भेजते हैं। यहाँ उन सभी गेंदों का कब्रिस्तान है जो टूट चुकी हैं और अब बेकार पड़ी हैं। मैं अभी अपने पैर ऊपर करके आराम से बैठा हूँ ताकि जब कोई बॉल करे तो मेरे पैर न कट जाए। यार, मेरी उंगलियां तो जाने वाली हैं भाई। ठीक है, खत्म। बस बॉल को स्लाइड पे फेंक दो। ये बहुत कूल है यार। बस स्लाइड करो। बॉलिंग एली में हैंग आउट करने के बाद मुझे भूख लगने लगी है, तो मैं इस शानदार देश के लोकल फ्लेवर्स टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं अपने कमाल के एरिट्रियन दोस्तों के साथ हूँ। कल फ्लाइट में मेरी मुलाकात फादो से हुई थी। हाय। आपका नाम कैसे बोलते हैं? फिकाडो। फिकाडो, ये एक अच्छा नाम है। और आपका? नाओमी। आप दोनों इरिट्रिया में नहीं पले बढ़े? नहीं नहीं, आप कहाँ पले बढ़े? हम हर जगह रहे। फिर वापस यहाँ रहना कैसा लगता है? जहाँ दिल लगे वही घर होता है। मेरा दिल यहाँ। अरे वाह। हाँ हाँ, ये जानटिस है। ठीक है, जानटिस जो भी हो, मैं इसमें हूँ। मैंने कभी ऐसी प्लेट नहीं देखी, लेकिन ये अमेजिंग लग रही है। सारे कलर्स देखो। और ये क्या है? ये फूल है, लेकिन ये फूल का स्पाइसी वर्जन है। यहाँ का खाना काफी स्पाइसी है। मुझे याद नहीं कि पिछले बार इतना स्पाइसी कब था। बहुत स्वादिष्ट। रेस्टोरेंट का मालिक जिद कर रहा है कि हम यहाँ का शहद चखे। क्या यह मीठा था? हाँ, बहुत मीठा। ट्रैवल करते वक्त जब आप लोगों से कहते हो कि आप एरिट्रिया से हो, तो लोग बोलते होंगे, क्या? कहाँ है ये? आपको कैसा लगता है कि दुनिया के ज्यादातर लोगों ने एरिट्रिया का नाम ही नहीं सुना? मेरे लिए ये एक प्लेटफॉर्म है अपने कल्चर के बारे में बताने का। आप बायसेस अवॉइड करते हो क्योंकि लोगों को एरिट्रिया के बारे में पता ही नहीं, तो जो भी आप बताते हो वही उनका इम्प्रेशन बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ की मेहमान नवाजी सबसे अच्छी हाँ, है। देखो वो बार बार खाना लाता रहता है। इसलिए नहीं कि हम कैमरे पर हैं, वो आमतौर पर ऐसा ही है। इतनी अच्छी कंपनी में मैं एक और पूरी प्लेट खा सकता हूँ, लेकिन मुझे डेजर्ट के लिए जगह बचानी है। टाउन के दूसरी तरफ मैंने एक जेलाटो शॉप के बारे में सुना जो मुझे सचमुच इटली की याद दिला देता है। ये सचमुच परफेक्ट है। और शॉप के बाहर मैं एक और फ्रेंडली लोकल से मिलता हूँ जो यहाँ की जिंदगी के बारे में शेयर करने को उत्सुक है। जिंदगी अच्छी है। देखो, हो सकता है हम इतना शानदार समाज न बन पाए हों, लेकिन हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आपने पूरी जिंदगी एरिट्रिया में बिताई? हाँ बिल्कुल। तो आप 60 और 70 के दशक में बड़े हुए? हाँ। मेरे हिसाब से जब मैं यहाँ आता हूँ तो लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बड़े हुए, क्या तब भी ऐसा ही लगता था जैसा अब लगता है? नेचुरली ये अलग था, टाइम अलग था, अपॉर्चुनिटीज अलग थी, बट सब कुछ पुराने ही टाइप का है। हमारे पास मॉडर्न चीजें नहीं हैं, लेकिन हम एंजॉय करते हैं। अगर आप पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहो तो क्या कहोगे? जीवन में शांति से जीना सबसे बेहतर है। इस जीवन में शांति सबसे जरूरी चीज है। किसी लोकल के मुंह से सुनना कि शांति सबसे जरूरी है, ये आज के एरिट्रिया के बारे में बहुत कुछ कहता है। लेकिन 1991 में एरिट्रिया ने 350 साल की कॉलोनाइजेशन के बाद आजादी पाई। पहले ऑटोमन्स, फिर इजिप्शियंस, इटालियंस और आखिर में इथियोपियंस के अधीन। 1998 में इथियोपिया के साथ एक ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए और टेंशन्स 20 साल तक जमी रहीं। इंडिपेंडेंस के बाद से एरिट्रिया पर प्रेसिडेंट इसास अफवर्की का रूल है, जिसने इसे एक टाइटली कंट्रोल्ड वन पार्टी स्टेट बना दिया। तो बंदूकें भले ही चुप हों, एरिट्रिया अभी भी पूरी तरह फ्री नहीं है। मैं अब एरिट्रिया के इस विशाल टैंक कब्रिस्तान में पहुंच चुका हूं। ये सारे टैंक इथियोपिया युद्ध के समय के हैं। यहाँ हजारों टैंक पड़े हैं और अब ये हजारों टैंक्स यहाँ पेड़ पौधों में लिपटे पड़े हैं। ये एक सैड स्टोरी है। ये टैंक्स लोगों को डराने और टेरर दिखाने के लिए इस्तेमाल हुए। पावर का शो था। आखिरकार उन्होंने गेम जीत लिया तो। और अब ये बस यादें हैं? हाँ, ये बस अब यादें हैं। ये ना बेचना चाहते हैं, ना डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बस संभाल कर रखना चाहते हैं। ये टैंक्स पूरे एरिट्रिया में पाए गए थे, पर सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी मस्सावा नाम का शहर, रेड सी का पोर्ट। मस्सावा को कई एम्पायर्स ने कॉलोनाइज किया, जब तक कि 1990 के बड़े वॉर में एरिट्रियंस ने उन्हें बाहर नहीं निकाला। आज के टाइम में अगर आप मस्सावा जाओ तो सारे बिल्डिंग्स वैसे के वैसे पड़े हैं जैसे ये टैंक्स। ये काफी अजीब और कूल जगह है घूमने के लिए। यहाँ ढेर सारे प्रिकली पेयर कैक्टस हैं जो मुझे मेरे एरिज़ोना के घर की याद दिलाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। ये सारे बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं कांटे निकालने में। थैंक यू। ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है जब मैं घर के सामने खेलते हुए गिर गया था और कैक्टस के कांटे पैर में लग गए थे। कम से कम आज पैंट तो पहनी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।